जो वन प्लस है ना वो 7 साल के अंदर देखा जाए तो एक एंथुसियास्ट ब्रांड से लेके एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बन गया। और उसके जो फोन की कीमत है, जहां 2014 में वो 20,000 का फोन लेके आए थे, आजकल 55,000 से अपने फोन की शुरुआत कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और रिसेंटली वन प्लस 7 प्रो जो पिछले साल आया था, 8 प्रो की कीमत धीरे धीरे काफी ज्यादा जा रही है। और अभी के समय में जो लेटेस्ट वन प्लस 8 आता है उसकी कीमत 42,000 से स्टार्ट होती है। तो आखिर वन प्लस ने इतने सारे प्राइस तो इंक्रीज कर दिए, एक एंथुसियास्ट ब्रांड से बढ़ के एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है जिसे सब लोग जानते हैं। और सिर्फ टेक लोग उसे नहीं खरीदते जिनको टेक में इंटरेस्ट होता है, जितने भी नॉर्मल पीपल होते हैं ना, आज भी वन प्लस को काफी ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन वन प्लस का ऐसा करने के बाद जो खाली स्पेस छूट गया ना, जो फ्लैगशिप किलर वाला एंथुसियास्ट वाला जो ब्रांड होता है, इसका जो खाली स्पेस छूट गया, इसको आखिर आने वाले समय कोई कंपनी फिलअप कर सकती है। चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है कि वन प्लस के आगे बढ़ने के बाद जो खाली स्पेस छूटा है ना, उसे भर सकती है। तो यहां पे जो सबसे पहली कंपनी है ना, वो है iQOO। अब देखा जाए तो iQOO 3 करंटली इंडिया में मिलने वाला सबसे सस्ता 5G फोन हो जाता है। और कुछ बैंक ऑफर वगैरह लगा दे तो एज लो एज 32,000 रुपीज में भी उसे कोई परचेज करना चाहे तो उसे कर सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और iQOO की खास बात यह थी कि वो पहली ऐसी कंपनी बनी थी, मतलब इस टाइप की पहली कंपनी बनी थी जो कि स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन लाई थी। और इंडिया में सीधे फ्लैगशिप फोन से उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने अपने अभी तक सस्ते फोन मार्केट में निकाले ही नहीं। और ये देख के लगता है कि आने वाले समय जो वन प्लस की जो खाली जगह वो शायद iQOO फिलअप कर सकता है। क्योंकि जो वन प्लस है ना, वो भी स्पेसिफिकेशन पे खेलती थी, iQOO भी देखा है तो स्पेसिफिकेशन पे खेलती है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं, iQOO 3 है, आने वाले समय क्या पता आपको iQOO Neo 3 मिल जाए, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन है। यानी कि लेस देन 30,000 रुपीज में आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है। ऐसी मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ आपको iQOO का Z1 देखने को मिलता है, जो कि एक और फोन है जिसकी कीमत 25,000 रुपए से कम है, जो कि मीडियाटेक के फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आता है। और अगर इस टाइप के काफी अगर इंटरेस्टिंग फोन अगर iQOO अगर इंडिया में लेकर आती है ना, तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छी चीज हो सकती है। और आने वाले समय जो वन प्लस की खाली जगह छोड़ गए ना, उसे iQOO भर सकती है। वैसे देखा जाए तो आज के समय में जो iQOO के जो एड्स आ रहे हैं ना, वहां पे वन प्लस को काफी ज्यादा सेटल करते रहते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में कहानी क्या रहती है। और इसके साथ ही बारी आती है पोको की। यानी कि जब पोको F1 आया था ना, तब उन्होंने खूब पोक किया था वन प्लस को, लेकिन उसके बाद से लेके काफी गायब हो गया। और लगभग 1.5 साल के बाद जब री एंट्री ली ना पोको X2 से, तब लगता है कि जो पोको है ना, वो डायरेक्टली वन प्लस किलर नहीं, रियलमी किलर बन के आया है और रियलमी को कंपटीशन देने वाला है। यानी कि पोको के एड्स में आपको रियलमी की छाप देखने को मिलती है, किस तरीके से वो रियलमी को पोक कर रहे हैं। और जहां पहले पोको का एम था कि एक फ्लैगशिप किलर बनना, वन प्लस की जगह को भरना, वेल अभी के समय में वो थोड़ा सा नीचे आ गए और जो 15-20 हजार का प्राइस पॉइंट अभी वो फोकस कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो पोको F2 आएगा, जिसका हम सभी लोग हैं जो बुरी तरीके से वेट कर रहे हैं इतने सालों से, तो वो हो सकता है आए काफी कमाल का फोन और उसकी जो कीमत हो 20 से 30 हजार के बीच में। लेकिन फिर भी देखा है तो अभी पोको ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना पोको F2 Pro रिलीज किया है। वैसे देखा तो फोन काफी अच्छा है, लेकिन जहां तक खबरें ना, वो फोन की एंट्री इंडिया में नहीं होगी। तो देखा जाए तो पोको अगर होना चाहे तो फ्लैगशिप किलर बन के आ सकता है, वन प्लस की जगह ले सकता है और नेक्स्ट वन प्लस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वो सारे गुण है। अब देखने वाली बात हो कि पोको की जो पेरेंट कंपनी है Xiaomi, क्या वो पोको को सच में एक फ्लैगशिप किलर वन प्लस का रिप्लेसमेंट बनाना चाहती है या फिर जबरदस्ती रियलमी से लड़वाना चाहती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। लेकिन इतना गारंटी है कि पोको F2 आएगा तो उसी के बाद ही पता चल जाए कि आने वाले समय क्या वन प्लस की जगह ले सकता है नहीं ले सकता। और इसके बाद बारी आती है Xiaomi की। यानी कि Xiaomi जब इंडिया में आई थी ना, ठीक उसी टाइम पीरियड में वन प्लस की भी एंट्री हुई थी, जहां Xiaomi ने फोकस किया था बजट मिड रेंज वाले फोन से धीरे धीरे पूरी लाइनअप बिल्ड कर दी। वन प्लस ने फोकस किया था हमेशा फ्लैगशिप वाले मार्केट के अंदर। और आज के समय में जो Xiaomi का Mi 10 है, वो भी डायरेक्टली वन प्लस 8 Pro से कंपीट करता है। 50,000 रुपीज का फोन है, 50,000 रुपीज में काफी सारे लोग उस फोन को पसंद करते भी, क्योंकि वन प्लस 8 Pro की सेल स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन जो Mi 10 है ना, वो एक प्रॉपर फ्लैगशिप किलर मैं नहीं कह सकता उसे, ना ही उसे मैं वन प्लस किलर कह सकता हूं। लेकिन वहीं Xiaomi की तरफ से जो Redmi ब्रांडिंग के अंदर आने वाले समय K30 Pro आएगा, उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि K30 Pro इंडिया में आने वाला है, पोको F2 Pro इंडिया में नहीं आने वाला। जैसे देखा तो नाम अलग है, फोन एक ही है। और कहा जा रहा है कि लगभग 30-35,000 रुपीज में Redmi K30 Pro आएगा ना, तो काफी बढ़िया चीज हो सकती है। और अगर वो कमाल के फीचर स्नैपड्रैगन 865 के साथ एक सही कीमत पे अगर इंडिया में आ जाए ना,
तो मेरे को लगता है कि जो Xiaomi का Redmi ब्रांड है ना, वो इसकी जगह ले सकता है, यानी कि OnePlus को रिप्लेस कर सकता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। यानी कि जिस तरीके से OnePlus है ना, वो अपने प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा आगे निकल गई है ना, और जो खाली स्पेस छूट गया, Redmi वहाँ के लिए परफेक्ट फिट बनता है। और मेरे को लगता है कि Redmi K30 Pro के साथ उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर सारी चीज़ें सही रही तो जो काम OnePlus कर रही थी ना, वो काम Redmi भी कर सकती है। मतलब क्या पता Xiaomi कर ले। तो Xiaomi से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं क्या होता है। तो जब Redmi K30 Pro आएगा इंडिया में तभी पता चलेगा। और इसके बाद बात करें Redmi के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के बारे में, यानी कि Realme के बारे में। यार जिस तरीके से Xiaomi डेवलप करा ना, इतने सारे सेगमेंट में फ़ोन लेके आई, Realme उसके आधे से भी कम समय में इतने सारे सेगमेंट में इतने सारे फ़ोन लेके आया कि हर सेगमेंट को उन्होंने कैप्चर किया। मेनली जो Realme का फोकस है वो बजट फ़ोन से, लेकिन उन्होंने फ्लैगशिप फ़ोन्स भी निकाले जो कि लगता है कि OnePlus के जो फ़ोन्स होते हैं कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे X2 Pro की बात करें या फिर X50 Pro की बात करें, ये कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और हो सकता है OnePlus को रिप्लेस कर सकता है अगर Realme इन में फोकस करे। लेकिन Realme का इस समय जो मेन फोकस है ना, वो 20,000 से कम वाले सेगमेंट पे है, क्योंकि वहाँ पे Realme ज़्यादा फ़ोन्स बेचती है, इसलिए उनका वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। और आने वाले समय जो Realme X3 आने वाला है, उसे भी कहा जा रहा है वो डायरेक्टली OnePlus जैसे फ्लैगशिप फ़ोन से कम्पीट नहीं करेगा, उसे बनाया जा रहा है पोको से लड़ने के लिए। यानी कि जिस तरीके से पोको Realme से लड़ रही, वैसे ही Realme जो है ना वो पोको से लड़ने की तैयारी में, और कहा जा रहा है कि Realme X3 सीरीज जो कि जून एंड में रिलीज होगी ना, वो डायरेक्टली पोको F2 या जो पोको के जो अपकमिंग फोन्स होंगे ना, उनसे लड़ने के लिए बनाई जा रही है। यानी कि इस समय भी जो Realme का जो मेन फोकस है ना, वो भी पोको की तरफ जाता है। OnePlus के ऊपर इतना बड़ा फोकस नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको Realme की तरफ से काफी कमाल के फोन्स देखने को मिलने लगेंगे, और हो सकता है कुछ फ्लैगशिप और फ्लैगशिप कलर जैसी चीजें देखने को मिले। मेरे को लगता है कि डायरेक्टली जो Realme है ना, वो OnePlus से कंपीट नहीं करना चाहती, वो Xiaomi से करना चाहती। अगर Xiaomi अपना Redmi K30 Pro लाइए तो उसी प्राइस पॉइंट पे वो अपना Realme कोई नया फोन लेके आ जाएगी। अगर Realme कुछ नया करेगी तो पोको के अगेंस्ट में करेगी, फिर उसके अगेंस्ट में Realme कुछ करेगी, फिर Xiaomi आ जाएगी बीच में। तो यार इसी तरीके से देखा तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है इन कंपनीज के बीच में। लेकिन फिर भी देखने वाली बात आखिर ये है कि आखिर जो OnePlus है ना, उसकी जगह इनमें से कौन लेता है। और यहाँ पे एक ऐसी कंपनी भी है जो काफ़ी छुपा रुस्तम है, और उससे मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, और वो है Asus। पिछले साल Asus का 6Z अच्छा फ़ोन था, ROG फ़ोन की स्पेसिफिकेशन अच्छी थी, गेमिंग फ़ोन था, काफ़ी बढ़िया चला मार्केट में। गेमिंग मार्केट के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन था, और नॉन गेमिंग में ज़्यादातर लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। लेकिन वो बात अलग हो जाती है, और अब बात की जा रही है Asus के 7Z की और ROG फ़ोन 3 की। ROG फ़ोन 3 के बारे में मालूम है, कंप्लीटली फीचर पैक फ़ोन होने वाला है। 7Z के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब ये फ़ोन इंडिया में आएंगे और इनकी अगर प्राइसिंग सही रही, तो मेरे को लगता है काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस फ़ोन के ऊपर इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो फ़ोन्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लोगों का भी मन करता है इन फ़ोन्स को लेने का। और जो OnePlus के जिस तरीके से प्राइसेस आगे बढ़ गए, तो लगता है कि जो Asus के फ़ोन्स है ना, वो उसकी जगह ले सकते हैं। फिर भी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिरकार बात ये भी आ जाती है कि जो OnePlus है ना, वो OnePlus है, और OnePlus के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके फ़ोन में एक्सपीरियंस होता है, और होता है Oxygen OS, और ये बात OnePlus को पता है। और रीसेंट इंटरव्यू देखे OnePlus के CEO मिस्टर पीट लाउ के, तो ये भी पता चलता है कि जो OnePlus है ना, वो आने वाले समय में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। यानी कि आपको आने वाले समय में और ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे OnePlus की तरफ से। ऑलरेडी हमारे पास लीक है OnePlus Z का, जिसे देख के पता चलता है कि लेस देन 30,000 रुपीज़ में स्नैपड्रैगन 765G वाला फ़ोन ला सकते हैं, जो कि Oxygen OS पे चलेगा। तो हो सकता है जो OnePlus ने जो अपनी पोजीशन लूज कर रही थी धीरे धीरे, वो अब वापस से रिटेन कर ले। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी के साथ ही जो OnePlus TV जो इतना महंगा लॉन्च हुआ था, अब कहा जा रहा है कि जो नया OnePlus TV होगा उसकी कीमत 20,000 रुपये से भी कम होगी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लीक पता चला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो OnePlus है ना, उससे भी पता है कि वो जिस चीज़ में अच्छे थे ना, उस चीज़ में वापस आना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या OnePlus ने जो भी जगह खाली छोड़ दी, क्या उसे OnePlus खुद भरती है, या फिर iQOO, Asus, Redmi, Realme, Xiaomi या फिर Poco, उनमें से कोई कंपनी इस खाली स्पेस को फिलअप करती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो फ्लैगशिप किलर और जो 20-30 हज़ार के प्राइस सेगमेंट रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव रहता है, और ऐसे प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी हाई एंड फोन्स देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। बाकी देखते हैं कि आखिर इनमें से कौन सी कंपनी है ना इस सेगमेंट को जीत पाती है। वैसे आप लोगों को कौन सी कंपनी पसंद है, तो बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।